नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेन रूट क्लासेस के अंदर। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को जो कि चाइना बना रहा है ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर। सबसे पहले देखते हैं ये न्यूज में क्यों है। चाइना ने तिब्बत में यारलोंग सांगपो रिवर पर मेदोंग डैम प्रोजेक्ट शुरू किया है। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि यही रिवर आगे अरुणाचल में सियांग, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जो है जमुना कहलाती है। मतलब ये सिर्फ चाइना का लोकल प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि ट्रांस बाउंड्री रिवर इशू है जिससे इंडिया और बांग्लादेश डायरेक्टली प्रभावित होते हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि ये डैम थ्री गोर्जेस डैम से भी बड़ा है। याद रखिए, थ्री गोर्जेस डैम आज दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है और अगर मेदोंग डैम उससे भी बड़ा हुआ तो इसका मतलब है कि दुनिया की सबसे बड़ी हाइड्रो कैपेसिटी चाइना के पास होगी। ये प्रोजेक्ट ग्रेट बेंड रीजन में है। यही वह जगह है जहां पे यारलोंग सांगपो अचानक एक यू टर्न लेती है और साउथ की तरफ मुड़ जाती है और उसके बाद वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर प्रवेश करती है। ज्योग्राफिकली ये बहुत ही सेंसिटिव लोकेशन है क्योंकि ये इंडिया चाइना बॉर्डर के बिल्कुल पास में है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये डैम सिर्फ एक एनर्जी प्रोजेक्ट नहीं है, इसके पीछे एक बड़ा स्ट्रेटेजिक डायमेंशन है। चाइना अगर यहाँ कंट्रोल करता है तो इनडायरेक्टली वो इंडिया और बांग्लादेश के पानी पर भी कंट्रोल कर सकता है। दोस्तों अब सवाल उठता है, चाइना इतना बड़ा डैम आखिर बना क्यों रहा है? इसके पीछे दो मेजर रीजन है, एनर्जी एंड इकोनॉमी, उसके अलावा स्ट्रेटेजिक लेवरेज। अगर बात करें एनर्जी और इकोनॉमी के एंगल की, चाइना इस प्रोजेक्ट को एक ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट बता रहा है। इसका लिंक है उसको 2060 तक कार्बन न्यूट्रल कंट्री बनाना। चाइना ने वादा किया है कि 2060 तक वो कार्बन न्यूट्रल कंट्री बन जाएगा। अगर कैपेसिटी की बात करें, ये डैम लगभग 60,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है। कंपेयर कीजिए थ्री गोर्जेस डैम की कैपेसिटी जो कि है 22,500 मेगावाट, यानी कि मेदोंग डैम लगभग 3 गुना ज्यादा पावर प्रोड्यूस करेगा। इस प्रोजेक्ट से चाइना को सिर्फ पावर ही नहीं मिलेगी बल्कि तिब्बत को इंडस्ट्रियल इकोनॉमी से भी जोड़ा जाएगा। रोड, इलेक्ट्रिसिटी और एम्प्लॉयमेंट, ये सब तिब्बत जैसे रिमोट एरिया को चाइना के मेन स्ट्रीम इकोनॉमी में इंटीग्रेट करेंगे। यानी चाइना एनर्जी के साथ साथ रीजनल डेवलपमेंट और पॉलिटिकल इंटीग्रेशन का भी फायदा उठा रहा है। अब आते हैं सेकंड एंगल के ऊपर जो कि स्ट्रेटेजिक लेवरेज। रिवर का अपस्ट्रीम कंट्रोल चाइना के पास है। इसका मतलब है अगर वो चाहे तो डाउनस्ट्रीम कंट्रीज यानी इंडिया और बांग्लादेश पर वाटर फ्लो रेगुलेट कर सकता है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि दोनों कंट्रीज एग्रीकल्चर, फिशरीज और हाइड्रो पावर के लिए ब्रह्मपुत्र पर हैवीली डिपेंडेंट है। असम और अरुणाचल के लाखों फार्मर्स इरिगेशन और फिशरीज से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। बांग्लादेश में भी ब्रह्मपुत्र एग्रीकल्चर और फिशरीज की जो है बैकबोन है। अगर चाइना वाटर रोक दे या इसको ज्यादा रिलीज कर दे तो डाउनस्ट्रीम में ड्रोट या फ्लड्स भी आ सकते हैं। इस तरह चाइना को एक बार्गेनिंग टूल मिल जाता है। वो पानी को एक तरह से डिप्लोमेटिक वेपन की तरह यूज कर सकता है। तो दोस्तों अब तक हमने देखा कि ये प्रोजेक्ट न्यूज में क्यों है और चाइना इसे क्यों बना रहा है। अब हम डिटेल में समझेंगे इसका डिजाइन और इसका नेचर, यानी ये डैम कैसे बनाया जा रहा है, और फिर बात करेंगे इसके मेजर कंसर्न्स की जो इंडिया और पूरे रीजन को प्रभावित कर सकते हैं। सबसे पहले इसके डिजाइन पर ध्यान दीजिए। ये कोई सिंगल डैम नहीं है, ये कास्केड सिस्टम है। मतलब 5 डैम्स एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे जैसे सीढ़ियों की सीरीज होती है। पानी ऊपर से नीचे की तरफ स्टेप बाय स्टेप कंट्रोल किया जाएगा। चाइना इसे एक रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट कहता है। रन ऑफ द रिवर नॉर्मली मतलब होता है कि डैम पानी को ज्यादा स्टोर नहीं करता, बस रिवर के नेचुरल फ्लो से बिजली बनाता है। लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये पूरी तरह रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट नहीं है, इसमें रिजर्वोयर जैसे स्ट्रक्चर भी शामिल होंगे। यानी चाइना चाहे तो रिवर के फ्लो का लगभग 50% तक डाइवर्ट कर सकता है। लोकेशन की बात करें तो ये डैम ग्रेट बेंड एरिया में बनाया जा रहा है। यहाँ यारलोंग सांगपो अचानक साउथ की ओर मुड़ती है और बहुत स्टीप वैली से गुजरती है। दोस्तों स्टीप स्लोप, उसके अलावा मैसिव डिस्चार्ज हाइड्रो पावर के लिए आइडियल लोकेशन होती है। इमेजिन कीजिए एक बहुत बड़े ऊंचे वाटरफॉल से गिरते हुए पानी की एनर्जी, बिल्कुल वैसे ही कंडीशन ग्रेट बेंड पर मिलती है। तो डिजाइन से साफ है ये सिर्फ बिजली बनाने वाला प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि ऐसा सिस्टम है जिससे चाइना चाहे तो पानी को रेगुलेट और कंट्रोल भी कर सकता है। दोस्तों अब आते हैं सबसे क्रिटिकल हिस्से पर, इस प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई चिंताओं पर। सबसे पहली चिंता है जियोपॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स। सबसे बड़ा रिस्क है नॉर्थ ईस्ट इंडिया की फार्मिंग और फूड सिक्योरिटी। अगर पानी का फ्लो कम हुआ तो असम और अरुणाचल के फार्मर सीधे प्रभावित होंगे। उसके अलावा दूसरा बड़ा थ्रेट है वाटर एज ए वेपन। दोस्तों इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अगर चाइना अचानक पानी रोक सकता है या फिर वो रिलीज भी कर सकता है। ऐसा करके वो डाउनस्ट्रीम के अंदर फ्लड या ड्रोट जैसी सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। साल 2000 में अरुणाचल में सियांग रिवर अचानक ब्लैक हो गई थी। साइंटिस्ट ने कहा कि ये चाइना की अपस्ट्रीम कंस्ट्रक्शन और एक्टिविटी की वजह से हुआ। फार्मर्स और लोकल को उस टाइम पे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा था। उसके अलावा जो दूसरी चिंता है वो वाटर रिसोर्स कंपटीशन। याद रखिए ब्रह्मपुत्र बेसिन 3 देशों में बटी हुई है, चाइना, इंडिया और बांग्लादेश। अगर चाइना यूनिलैटरली डैम बनाएगा तो नेचुरली ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे इथोपिया और इजिप्ट के बीच चला हुआ है। वह नाइल डैम कन्फ्लिक्ट, वहां भी अपस्ट्रीम देश डैम बना रहे हैं और डाउनस्ट्रीम कंट्रीज वाटर सिक्योरिटी को लेकर प्रोटेस्ट कर रही है। तीसरी जो चिंता है वो एनवायरमेंटल इंपैक्ट। ब्रह्मपुत्र दुनिया की सबसे ज्यादा सेडिमेंट्री कैरिंग रिवर में से एक है। हर साल ये लगभग 735 मिलियन टन सेडिमेंट लेके आती है, जो असम और बांग्लादेश के एग्रीकल्चर को फर्टाइल बनाती है। अगर डैम ये सेडिमेंट रोक लेगा तो डाउनस्ट्रीम फार्मिंग की प्रोडक्टिविटी शार्पली डिक्रीज हो जाएगी।
उसके अलावा जो दूसरी प्रॉब्लम है वो है एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी। इस रिवर में 218 फिश की स्पीसीज पाई जाती हैं, जिनमें आइकॉनिक फिशेज जैसे हिल्सा और गोल्डन मशीर भी शामिल है। दोस्तों, मिलियंस ऑफ पीपल खासकर असम और बांग्लादेश में अपनी आजीविका के लिए इन फिशरीज पर डिपेंड करते हैं। डैम से वेटलैंड और डेल्टा भी डिस्टर्ब होंगे। सुंदरवन डेल्टा जो पहले ही सी लेवल राइज से थ्रेटन है, अगर सेडिमेंट्री सप्लाई रुक जाएगा तो और तेजी से इरोड होगा। उसके अलावा इंडिया की और चिंता है वो है डिजास्टर वल्नरेबिलिटी। दोस्तों, मेडोंग जिस जगह पर है वो सिस्मिक जोन 5 के अंदर आती है, यानी कि इंडिया के हाईएस्ट अर्थक्वेक प्रोन जोन में से एक। दिसंबर 2024 में तिब्बत में 7.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था। सोचिए अगर ऐसा क्वेक इस डैम के पास आया तो क्या होगा। डैम कोलैप्स की स्थिति में डाउनस्ट्रीम में एक तरह का हिमालयन सुनामी आ सकता है, जो अरुणाचल और असम को तबाह कर देगा और बांग्लादेश तक इंपैक्ट पहुंचेगा। इसके अलावा लैंडस्लाइड और ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स जैसे नेचुरल डिजास्टर का भी रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों, यही है इस डैम की सबसे बड़े कंसर्न, जियोपॉलिटिक्स से लेकर एनवायरमेंट तक और नेचुरल डिजास्टर से लेकर फूड सिक्योरिटी तक। यानी ये प्रोजेक्ट सिर्फ चाइना का एनर्जी इनिशिएटिव नहीं है, बल्कि साउथ एशिया के लिए स्ट्रेटेजिक एंड इकोलॉजिकल चैलेंजेस भी है। तो दोस्तों, अब सवाल उठता है, इंडिया इस पूरे इशू पर क्या कर सकता है। चाइना अपस्ट्रीम डैम बना रहा है तो डाउनस्ट्रीम इंडिया और बांग्लादेश कैसे प्रिपेयर हो। आइए इनको हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इंडिया के रेस्पॉन्सेस की। सबसे पहले बात करें काउंटर डैम्स की। अरुणाचल प्रदेश में सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट प्लान किया गया है। इसका एम है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के साथ साथ स्टोरेज कैपेसिटी क्रिएट करना। सिंपल वर्ड्स में, अगर चाइना अचानक ज्यादा पानी रिलीज कर दे या फ्लो रोक दे तो एक काउंटर डैम बफर की तरह काम करेगा। इसे आप ऐसे समझिए जैसे एक बड़ा वाटर टैंक है जो सडन फ्लो को अब्जॉर्ब कर सकता है और जरूरत पड़ने पर धीरे धीरे इसको रिलीज भी कर सकता है। उसके अलावा इंडिया को चाइना से ट्रांसपेरेंसी डिमांड करनी चाहिए। इसके अंदर टेक्निकल डेटा शेयरिंग, सिस्मिक सेफ्टी रिपोर्ट्स और फ्लड वार्निंग, ये सब इंडिया और बांग्लादेश के साथ शेयर करने चाहिए। साथ ही इंडिपेंडेंट एनवायरमेंटल स्टडीज की डिमांड भी होनी चाहिए ताकि डैम का इकोलॉजिकल और सिस्मिक रिस्क प्रॉपर्ली एसेस हो सके। अब चाइना सिर्फ फ्लड सीजन में लिमिटेड डाटा शेयर करता है, जो काफी नहीं है। उसके अलावा दोस्तों, इंडिया अकेले फाइट नहीं कर सकता। इसके लिए बांग्लादेश के साथ कोलिशन बनाना जरूरी है। इंडिया और बांग्लादेश दोनों डाउनस्ट्रीम है, तो दोनों मिलकर एक ज्वाइंट वॉइस क्रिएट कर सकते हैं। इंटरनेशनल फ्रेमवर्क के तौर पर यूएन वाटर कन्वेंशन 1997 का यूज किया जा सकता है, जो कहता है कि रिपेरियन कंट्री को इक्विटेबल और रीजनेबल वाटर यूज का अधिकार है। इससे जो है इशू सिर्फ बायलैटरल नहीं रहेगा, बल्कि एक लीगल मल्टीलेटरल फ्रेमवर्क के तहत सोल्व किया जा सकता है। दोस्तों, जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बेस्ट प्रैक्टिसेस चली हुई हैं, हम उनसे भी सीख सकते हैं, जैसे कि मैकोंग रिवर कमीशन, जिसके तहत साउथ ईस्ट एशिया के 4 देश चाइना से लगातार नेगोशिएशन करते हैं। उसके अलावा नाइल बेसिन इनिशिएटिव, जिसके अंदर इथियोपिया, इजिप्ट और सूडान अपने हितों के लिए डायलॉग करते हैं। तो दोस्तों, लेसन यही है कि हमें यूनिलेटरल एक्शन से बचना होगा और डेटा शेयरिंग प्लस नेगोशिएशन के ऊपर जोर देना होगा। लॉन्ग टर्म के अंदर हमें एक तरह का साउथ एशियन वाटर नेटो बनाना होगा। इसमें जो है गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस बेसिन कंट्री जैसे कि इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान और इवन चाइना को शामिल करना होगा। इसमें मेन फंक्शन होंगे ट्रांसपेरेंसी और ज्वाइंट मॉनिटरिंग, उसके अलावा फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम, एनवायरमेंटल असेसमेंट और डिस्प्यूट रिजोल्यूशन जैसे मैकेनिज्म इसके अंदर शामिल करनी होंगी। तो दोस्तों, अब हम इस इशू को सिर्फ डैम या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तक सीमित न रखकर इसका ब्रॉडर पिक्चर समझते हैं। अब तक चाइना के पास कई लेवरेजेस टूल थे, जैसे कि बॉर्डर डिस्प्यूट, ट्रेड इम्बैलेंस, मैन्युफैक्चरिंग डोमिनेंस और टेक्नोलॉजी एज। लेकिन अब इस डैम के बाद वाटर भी उसकी लेवरेज लिस्ट के अंदर जुड़ गया है। जैसे ऑयल रिच कंट्रीज कभी एनर्जी को वेपन की तरह यूज करते थे, वैसे ही चाइना अब पानी को डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक वेपन बना सकता है। अगर इंडिया किसी इशू पर अपोज करे तो थियोरेटिकली चाइना पानी रोक सकता है या फ्लड क्रिएट कर सकता है। इसे कहते हैं हाइड्रो हेजेमोनी, यानी जो देश अपस्ट्रीम होता है वो डाउनस्ट्रीम देशों पर नेचुरली डोमिनेट करता है। उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट इंडिया एग्रीकल्चर के लिए ब्रह्मपुत्र पर हेविली डिपेंडेंट है। असम और अरुणाचल के लाखों फार्मर्स राइस कल्टीवेशन और फिशिंग से जुड़े हुए हैं। अगर चाइना पानी कम कर दे तो वाटर स्कार्सिटी होगी, ड्रोट जैसी सिचुएशन बन सकती है। अगर चाइना अचानक पानी रिलीज कर दे तो फ्लड आ जाएंगे। फ्लड्स जो हैं विलेज, फील्ड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर सबको वॉश आउट कर सकते हैं। यहाँ पे केवल फार्मिंग ही नहीं, उसके अलावा जो डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं वो भी रिस्क में आ सकते हैं। बॉर्डर एरिया में ब्रिजेस, रोड और आर्मी कैंप्स हैं, अगर फ्लड्स आए तो उन्हें भी नुकसान पहुंचेगा। तो इंडिया की सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। दोस्तों, याद रखिए, नॉर्थ ईस्ट इंडिया ऑलरेडी इंसर्जेंसी और इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस से जूझ रहा है। अगर पानी का फैक्टर भी जोड़ दें तो सिक्योरिटी और भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। दोस्तों, अब समझते हैं बांग्लादेश के एंगल को। बांग्लादेश पहले ही फरक्का बैरेज की वजह से वाटर स्ट्रेस फेस करता है। ड्राई सीजन में वाटर स्कार्सिटी और मानसून में फ्लड्स वहां पे कॉमन है। अब इमेजिन कीजिए, एक तरफ अपस्ट्रीम इंडिया जो कि फरक्का बैराज का इशू है, उसके अलावा दूसरी तरफ अपस्ट्रीम चाइना जो भी मेडोंग डैम है उसका इशू है। बांग्लादेश लिटरली दो तरफ से प्रेशर में आ जाएगा। एग्रीकल्चर, फिशरीज और
डेल्टा बेस्ड लाइवलीहुड सब डिस्टर्ब होंगे। बांग्लादेश की जो नेशनल फिश है हिल्सा, उसकी पॉपुलेशन पहले से ही डिक्लाइन हो रही है और फ्लो चेंजेस की वजह से इसके ऊपर और भी इम्पैक्ट होंगे। बांग्लादेश की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हैवीली डिपेंड करती है ब्रह्मपुत्र और गंगा डेल्टा के ऊपर। अगर ये डिस्टर्ब होता है तो मास माइग्रेशन भी हो सकता है। दोस्तों, हिमालय को वर्ल्ड का थर्ड पोल कहते हैं क्योंकि यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर सिस्टम है आउटसाइड आर्कटिक और अंटार्कटिका। क्लाइमेट चेंज ऑलरेडी ग्लेशियर्स को तेज गति से पिघला रहा है। अब अगर ग्लेशियर मेल्ट साथ के साथ हैवी रेनफॉल और डैम्स का प्रेशर कंबाइन हो जाएगा तो रिस्क कई गुना बढ़ जाएगा और ये कॉम्बिनेशन नॉर्थ ईस्ट इंडिया और बांग्लादेश के लिए ट्रिपल डिजास्टर होगा, जो कि ड्रोट, फ्लड और इकोलॉजिकल कोलैप्स सब एक साथ लेके आएगा। तो दोस्तों, मेडोंग डैम सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी या पावर का प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक ऐसा फैक्टर है जो पूरे साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स, एनवायरनमेंट और सिक्योरिटी बैलेंस को डिस्टर्ब कर सकता है। तो मेडोंग डैम एक जियोपॉलिटिकल गेम चेंजर है, एक एनवायरमेंटल हैजार्ड है, उसके अलावा इसकी काफी सिक्योरिटी चैलेंजेस भी हैं। अगर ये प्रोजेक्ट बिना कोऑपरेशन और ट्रांसपेरेंसी के बना तो साउथ एशिया में फूड इनसिक्योरिटी, फ्लड्स, ड्रोट और मिसट्रस्ट और भी ज्यादा बढ़ेगा। इसका सॉल्यूशन क्या है? इंडिया, चाइना और बांग्लादेश को एक कोऑपरेटिव वाटर गवर्नेंस फ्रेमवर्क बनाना होगा, डाटा शेयरिंग और ज्वाइंट मॉनिटरिंग करनी होगी और सबसे जरूरी है इक्विटेबल अरेंजमेंट्स, ताकि हर देश को फेयर वाटर शेयर मिल सके। अदरवाइज ब्रह्मपुत्र एक रिवर ऑफ कन्फ्लिक्ट बन जाएगी, जबकि इसे एक रिवर ऑफ कोऑपरेशन होना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर दोस्तों आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो कमेंट कर जरूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर नए लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।